हेलो दोस्तों, तो हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है कि यूनिवर्स के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर लूसीफर को हराने के बाद साइटामा फिर से अपनी नॉर्मल सी बोरिंग जिंदगी में वापस चला जाता है और उसने शायद सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि आगे चल के उसे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। वही दूसरी ओर जेनोस अपने आप को और भी ज्यादा एडवांस करने की कोशिश करता है और साइटामा के बराबर खड़े होने के मिशन पे बरकरार रहता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर कसेनो जेनोस के ऊपर कई रिपेयर और मॉडिफिकेशन करता है और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ मेटल नाइट ही कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चल के उसका सामना स्पेस के सबसे खतरनाक क्रीचर से होने वाला है। जहाँ तक बात करें गारो की, तो मॉन्स्टर एसोसिएशन की वॉर के बाद गारो ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की जब साइटामा ने गारो को आके हरा दिया था। उसने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी बैंक के डोजो में, जिससे कि वो अपने आप को और भी सुधार पाए। यहाँ पे हमें सुप्रीम गॉड के बारे में बताया जाता है और हीरो एसोसिएशन की टॉप सीक्रेट रिसर्च डॉक्यूमेंट के अनुसार सुप्रीम गॉड एक ऐसा क्रीचर है या फिर मैं कहूँ एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जिसका शरीर कई तारा मंडलों से बना है और उसके शरीर में काफी कॉस्मिक डस्ट भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस सुप्रीम गॉड का जन्म किसी और यूनिवर्स से हुआ था और इसका डिजास्टर लेवल गॉड से भी ऊपर माना जाता है और इसका सामना कोई भी जीवित प्राणी नहीं कर सकता। गॉड हीरो एसोसिएशन के टॉप सीक्रेट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में यही इसका नाम दिया गया है। गॉड एक काफी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है और इसके अंदर असीम ताकतें हैं और इसकी एनर्जी बॉल्स का सामना कोई भी नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगाया गया है कि ये एंटिटी एक इंसान से कांटेक्ट करने में सक्षम है और ये भी देखा गया कि ये एंटिटी अपनी ताकत इंसान को भी दे सकती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि होमलेस एम्परर के साथ भी यही हुआ था। यहाँ पे हमें चीता गर्ल के बारे में बताया जाता है और ये काफी कमाल की वॉरियर है और इसके अंदर नाइट विजन की भी शक्ति है और इसका डिजास्टर लेवल डीमन है। लूसीफर की पृथ्वी पे हमला करने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी और पूरी दुनिया में खौफ फैल गया था। कई शहर खंडर में बदल गए थे और पहली बार हीरो एसोसिएशन को सारे हीरोज को इकट्ठा करना पड़ा था रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और बिल्डिंग्स को फिर से बनाने के लिए। जब रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो बाकी शहरों में काफी शांति बरकरार रही, क्योंकि कई समय से जो अलग अलग जीव और मॉन्स्टर देखे जा रहे थे वो दिखना कम हो गए थे और गारो के हारने के बाद मॉन्स्टर एसोसिएशन का भी खात्मा हो गया। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि दूर कहीं किसी गैलेक्सी में चीजें किसी और ही प्रकार से चल रही है, एक खतरनाक एंटिटी आने वाली है। यहाँ हमें बैंक के डोजो का सीन दिखाया जाता है और बैंक इधर गारो के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और गारो भी अपनी पूरी कोशिश करता है बैंक के ऊपर हमला करने की, लेकिन सिल्वरफैंग इजीली बच जाता है और वो कहता है क्या बात है, तुम्हारा स्टेमिना और स्पिरिट दोनों ही वापस आ चुके हैं, अच्छा है तुम पहले जैसे हो गए, स्वागत है तुम्हारा मेरे कमाल के डिसाइपल। तो यहाँ पे गारो मन में कहता है कि ये बात मैं मानना नहीं चाहता, लेकिन इस बूढ़े आदमी के मार्शल आर्ट्स कोई मजाक नहीं है, हम इतनी देर से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और इसको देख के लग रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं थका। तो यहाँ से गारो जाने लगता है और सिल्वरफैंग पूछता है क्या हुआ, जा रहे हो? तो गारो कहता है हाँ, और वो मन में कहता है कि आखिरकार मैं फिर से मॉन्स्टर से इंसान बन चुका हूँ और अभी मुझे बहुत चीजें करनी है। अगर मुझे सिल्वरफैंग को हराना है तो मुझे काफी तगड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे गारो रास्ते से जा रहा होता है और वो कहता है कि ये तो एक बच्चा है, जब से मैं इंसान बना हूँ मैं उस बूढ़े आदमी के डोजो में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ट्रेनिंग ले रहा हूँ और तब से मुझे बाहर घूमने का समय भी नहीं मिला है। भले ही मुझे मॉन्स्टर एसोसिएशन की वॉर में काफी कमाल की ताकत मिल चुकी थी, लेकिन अंत में उस बूढ़े आदमी ने फिर भी मुझे हरा दिया और अपने डिसाइपल के तौर पे रख लिया, जैसे कि मैं खोया हुआ बच्चा हूँ। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, हो सकता है कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के अलावा मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक मकसद ढूंढना है। तभी वहाँ पे साइटामा और जेनोस खड़े होते हैं। इधर साइटामा कहता है वो देखो एक नया गेम, यार दिखने में तो काफी कमाल का लग रहा है। तो गारो कहता है ये बंदा ये वही है, ये पक्का वही है, कोई गलती नहीं हो रही मुझसे, ये गंजा आदमी वही है जो कि एकदम से सामने से आ गया था और इसके अंदर तो इतनी तगड़ी ताकत है कि मैं फुल्ली इवॉल्व होने के बाद भी इसका सामना नहीं कर पाया था। साइटामा कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस गेम के किंग को हरा सकता हूँ? तो जेनोस कहता है हाँ जरूर मास्टर, आज तो आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। तो साइटामा कहता है वो क्या है ना, मेरे को इस गेम का इंटरनेट पे एक सीक्रेट मूव मिल गया था और साथ ही साथ चीट कोड्स भी। तो गारो यहाँ मन में कहते हैं मेरे ख्याल से जिस चीज की तलाश मैं कर रहा हूँ वो मुझे इसी बंदे के अंदर मिलेगी। या दूसरी ओर हमें मिल्की वे गैलेक्सी का एक हंटिंग प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है लीबा और यहाँ पे एक वॉरियर होती है चीता गर्ल एफी। वो सभी वॉरियर्स को गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और हमें दिखाया जाता है कि गॉड ने इनके प्लेनेट के ऊपर हमला किया होता है। यहाँ पे गॉड इजिली इन सबके अटैक से बच जाता है, फिर मैं कहूँ ये सारे लोग उस तक पहुँच भी नहीं पाते, उससे पहले ही गॉड अपने हाथों से फायर बना के इन सबको तबाह कर देता है। यहाँ पे एफी किसी तरह इसके अटैक से बचा के दूर कूद जाती है और कूदते ही साथ वो दोबारा से गॉड की तरफ बढ़ने लग जाती है उसको मारने के लिए, लेकिन गॉड उसे अपने एक हाथ से रोक लेता है और एफी कहती क्या
मैं तो अपने शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिला पा रही, ये हो क्या रहा है। और तभी गॉड उसको दूर फेंक देता है और एफी यहाँ पे बेहोश होने लग जाती है और कहती क्या इस हिसाब से तो हम हार जाएंगे और हमारी तबाही आ चुकी है। तब यहाँ पे गेम ओवर लिखा आता है और हमें दिखाया जाता है कि साइटामा इधर गेम खेल रहा होता है और हार चुका होता है। वो कहते हैं यार ये गेम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी यहाँ पे इनकी डोरबेल रिंग होती है और जेनोस बाहर जाता है। कहते हैं कौन, कुरियर सर्विस। तो यहाँ पे गारो खड़ा होता है। वो कहते हैं मैं साइटामा को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो इधर है। तो जेनोस कहता है गारो अगर तुम मास्टर को परेशान करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। तो गारो कहते हैं डीमन साइबोर्ग इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, हट जाओ। तो साइटामा कहते हैं कौन है, अरे तुम तो बैंक के डिसाइबल हो ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जेनोस कहते हैं मास्टर मुझे इजाजत दो और मैं इसको अपने इंसिनरेशन कैनन से उड़ा दूंगा। तो गारो कहते हैं साइटामा तुमने मुझे इतना ज्यादा मारा कि मैं फिर से इंसान बन गया था, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपनी जिंदगी में एक मकसद ढूंढने के लिए तुम्हें हराना होगा। तो चलो तैयार हो जाओ राउंड 2 के लिए। साइटामा कहते हैं नहीं। तो गारो कहते हैं क्या मजाक कर रहे हो क्या या फिर डर चुके हो। तो साइटामा कहते हैं मैं बिजी हूँ। तो यहाँ पे गारो उछलता है और वो साइटामा पे अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं मजाक करने आया हूँ। तो यहाँ पे तभी साइड में एक्सप्लोजन होता है और जेनस कहता है ये तो काफी तगड़ी एनर्जी सिग्नल्स है, क्या ये कोई जिंदा जीव है। मास्टर क्या आप चाहते हैं मैं जाके देखूं। तो साइटामा कहता है हाँ जरूर, ये तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन लगा, मैं भी अपना हीरो आउटफिट पहन लेता हूँ, चलते हैं। तो गारो कहते हैं रुको साइटामा मुझसे दूर मत भागो। तो ये लोग बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं ये बिल्कुल यहीं पे होगा, क्या ये एक मॉन्स्टर है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि चीता गर्ल गिरी होती है और वो उठती है। वो कहती है मैं जिंदा बच गई, लगता है डायमेंशनल स्टोन काम कर गया और मैं उस जीव से बच के भाग पाई, उम्मीद है कि वो चीज मेरे साथ यहाँ तक नहीं आ गई। तो गारो कहते हैं एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर, वैसे भी इस समय मेरे को सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीज से है तो वो मॉन्स्टर ही है। तो यहाँ पे वो एफी पे अटैक करने वाला होता है लेकिन साइटामा उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता वो हम पे हमला करने वाली है। तो यहाँ पे एफी कहती है तुम जरूर इस प्लेनेट पे रहने वाले लोग होगे, मैं हंटिंग प्लेनेट से आई एफी हूँ, चिंता मत करो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। वैसे मैं तो खुद एक ऐसी चीज से बच के भाग रही हूँ जो कि हद से ज्यादा खतरनाक है। तो जेनस कहता है इसका मतलब क्या तुम एक एलियन हो और वैसे भी हम तुम पे भरोसा क्यों करें। तो एफी कहती है चाहे तुम भरोसा करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे तुम्हें एक खतरे के बारे में सावधान करना है जिससे मैं बच के भाग रही हूँ। मल्टीवर्स में कई खतरनाक और ताकतवर दुश्मन रहते हैं लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है गॉड। तो साइटामा कहते हैं गॉड। तो एफी कहती है जिस गैलेक्सी में हम रहा करते हैं वो मल्टीवर्स में मौजूद एक डायमेंशन है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो डायमेंशंस को तुम मोतियों की तरह मान सकते हो और जैसे हम मोतियों को धागे से जोड़ते हैं वैसे ही ये सारे के सारे डायमेंशंस पाथवेज से कनेक्टेड है जो कि ब्लैक होल द्वारा बनाए गए हैं। आमतौर पर पाथवेज से कोई भी जीवित प्राणी नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर इतनी तगड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि वो हर चीज को खा जाती है, यहाँ तक कि लाइट को भी। लेकिन ये जीव जो कि गॉड के नाम से जाने जाते हैं इन्होंने तो नेचर के लिमिट्स को ही तोड़ दिया है और इनके ऊपर ये लॉ लागू नहीं होते। ये किसी भी डायमेंशन में या फिर किसी भी यूनिवर्स में कभी भी जा सकते हैं इन पाथवेज से। इसी वजह से उन्होंने कई ग्रह और तारामंडलों पे कब्जा किया है और तबाह किया है। तो जेनस कहता है इसका मतलब तुम्हारे प्लेनेट पे भी उन्होंने ही हमला किया था। तो एफी कहती है हाँ मेरे लोगों को बुरी तरह मारा गया और अब वो मेरी पूरी ही गैलेक्सी को टारगेट कर रहे हैं और खत्म कर देंगे। तो साइटामा कहता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो, लेकिन ये लोग सुनने में तो काफी खतरनाक लग रहे हैं। तो जेनस कहता है मास्टर क्या आपको इसके बात पे भरोसा है। तो एफी कहती है मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, गॉड कई बार ऐसा करता है कि जो भी लोग दिमाग से कमजोर होते हैं या फिर जिन्होंने अपने जीने का मकसद खो दिया होता है गॉड ऐसे लोगों को ताकत का लालच देते हैं और उसके बाद उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। इस वजह से इस ग्रह पे रहने वाले लोगों को, लेकिन इतने में यहाँ पे साइटामा बोलते हैं चिंता मत करो मैं बहुत ताकतवर हूँ। यहाँ पे आसमान में रोशनी होने लग जाती है और साइटामा कहता है इतनी जल्दी सुबह हो गई, आसमान तो अजीब सा लग रहा है। तो एफी बोलती है ये तो बहुत बुरा है, क्या इस प्लेनेट के साथ भी वही होने वाला है जो हमारे प्लेनेट के साथ हुआ था। तुम लोग भी वॉरियर्स हो है ना, तो तुम्हें अब लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। वो इधर आ चुका है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक बॉम्ब होल से गॉड इधर आ रहा होता है। तो एक वीराने का सीन दिखाया जाता है और इधर कोई भी इंसान नहीं रह रहा होता और यहीं पे गॉड आता है। हमें बताया जाता है कि भले गॉड ब्लैक होल के द्वारा आता है लेकिन उनके दिमाग पे लगातार कॉस्मिक रेडिएशन का असर पड़ता रहता है जिस वजह से उनका दिमाग भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। इस वजह से अगर वो कोई भी नया प्लेनेट देखते हैं तो उस पे तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे हमें यही दिखाया जाता है कि गॉड इधर आ चुका होता है और वो एक माउंटेन को बीच में से काट के ऊपर उठा देता है। दूसरी ओर हमें एफी का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि शुक्र है कि मेरे पास ये डायमेंशनल स्टोन है जो कि हमारे ट्राइब में पूर्वजों से चला आ रहा है। इसकी मदद से मैं आसानी से पूरे तारामंडल में कहीं पे भी घूम सकती हूँ या फिर कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो गारो कहता है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम इस बेकार से पत्थर का इस्तेमाल करके हमें उस बंदे गॉड के पास लेके जाओगी है ना। तो साइटामा कहता है अच्छा मुझे ये बताओ वो गॉड है किधर। तो एफी कहती है मेरी सेंसेस से मुझे ये पता चल रहा है कि वो एक सुनसान जगह पे उतरा है। मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो लेकिन अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हारा इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर सोल्जर होना जरूरी
जरूरी है, मुझे तुम लोगों पे ही भरोसा करना पड़ेगा और मैं पूरी तरह से मरने के लिए तैयार हूँ। तो चलो चलते हैं, क्या तुम तैयार हो? तो यहाँ पे एफी अपने हाथ में वो डायमेंशनल स्टोन रख लेती है और इधर ये चारों के चारों कहीं और ही शिफ्ट हो जाते हैं। गारो कहते हैं इधर हुआ क्या? जेनोस कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक ताकत होगी। तभी यहाँ पे एफी कहती है कि वो आ रहा है। ये सब देखते कि सामने से गॉड आ रहा होता है और गारो कहता है कि ये किस तरह का एंट्रेंस हुआ और इतनी फास्ट आ रहा है। तो यहाँ पे साइटामा अपना पंच रेडी कर लेता है और इधर गारो और जेनोस दोनों ही गॉड के ऊपर हमला करने जाते हैं। गारो अपना फ्लोइंग वाटर स्मैशिंग रॉक फिस्ट अटैक करता है, लेकिन गॉड इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि वो गारो के सभी अटैक से बच जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर जेनोस अपना इंसिनरेशन कैनन अटैक करता है, वो भी मैक्स पावर पे, लेकिन उससे भी गॉड बच जाता है। इधर यहाँ पे जेनोस की हालत बुरी हो जाती है और साइटामा जेनोस के पास आ जाता है और सामने से गॉड आ रहा होता है। यहाँ पे गॉड इनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन साइटामा जेनोस को दूर फेंक देता है और गॉड साइटामा को ही बहुत दूर फेंक देता है। यहाँ पे जेनोस समझ भी नहीं पाता हुआ क्या और इतने में ही गॉड अपने एक हाथ से वहाँ का पूरा सरफेस उखाड़ देता है और सब कुछ धूल धूल हो जाता है। यहाँ पे जेनोस के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं और गारो इसे देख के कहता है ये बंदा, इसने तो पूरे सरफेस को ही उड़ा दिया। तो यहाँ पे गॉड गारो को देखता है और गारो यहाँ पे अचानक से किसी और ही जगह पे आ जाता है और वो कहता है कि ये कौन सी जगह है। यहाँ पे गॉड गारो को कहता है कि तुम ताकत के पीछे अंधे हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। इंसान सच में बहुत लालची जीव है। तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हें अपनी ताकत दे सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे। तुम्हें मेरी दी गई ताकत का इस्तेमाल करके इस पूरे प्लेनेट को तबाह करना होगा। तुमसे पहले भी गॉड की पावर कई लोगों को दी गई है, लेकिन वो सब नाकाम रहे। लेकिन तुम अलग हो, तुम इस ताकत के काबिल हो और तुम भी हमारी तरह ही बन सकते हो। उन सभी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हो जो कि वैसे भी बर्बाद होने की कगार पे ही है। तुम एक ऐसे इंसान बन सकते हो जो सबसे ऊंचा है और सबसे ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ भगवान के अलावा। तो गारो कहता है हाँ, असीम ताकतें। सच का मैं एक बार ताकत के लिए अंधा हो गया था, लेकिन जो भी कुछ मैंने सहा है उसके बाद मुझे इस जिंदगी का मकसद समझ आ चुका है। तो चाहे तुम्हारे पास कितनी भी बेकार सी पावर हो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हट जाओ मेरे सामने से। तो गॉड कहता है बेवकूफ इंसान। यहाँ पे एफी होती है और वो कहती है ये तो बहुत बुरा है, हमारे 2 बंदे पहले ही मारे जा चुके हैं, तो अभी मुझे इसे खत्म करना होगा। यहाँ पे एफी गॉड की तरफ भागती है उसे खत्म करने के लिए और गारो कहता है तुम ये फालतू की बकवास करना बंद करो और मेरे दिमाग के साथ मत खेलो। क्या तुम्हें इसके अलावा और कुछ आता भी है? तो यहाँ पे गॉड अपना हाथ तैयार कर लेता है और कहता है जो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे वो सारे के सारे मारे जाएंगे। यहाँ पे वो गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गारो उससे बच जाता है। यहाँ पे गारो और एफी दोनों के दोनों गॉड के ऊपर अटैक करते हैं और गॉड अपने एक ही हाथ से इन दोनों की बैंड बजा के रख देता है। या दूसरी ओर हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ये बुरा है, बहुत बुरा है, मैं कंसोल को बंद करने से पहले अपना गेम सेव करना ही भूल गया। यहाँ पे गॉड खड़ा होता है और साइटामा वहाँ से बाहर निकलता है और अपने पैरों को फोर्स लगा के फुल स्पीड में गॉड की तरफ बढ़ता है। गॉड यहाँ पे अपनी फायरबॉल्स अटैक करता है, लेकिन साइटामा उसके अटैक से बच जाता है और अपना पंच रेडी करके कहता है कि मेरे को मेरा लेवल 80 का कैरेक्टर वापस दो। और वो गॉड को पंच करता है और गॉड यहाँ पे भाई मतलब हवा में बहुत ऊपर जाता है और साइटामा भी ऊपर आ जाता है। यहाँ पे गॉड अपना मुंह ओपन कर लेता है और उसमें से भी यहाँ पे फायर बीम टाइप निकलती है, लेकिन यहाँ पे साइटामा को उसकी फायर बीम से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फुल स्पीड में आके आता है और अपनी किलर मूव का सीरीज पंच गॉड को मारता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होता है और साइटामा यहाँ से चलता हुआ आ रहा होता है। इधर एफी पड़ी होती है और साइटामा कहता है कि तुम लोग ठीक हो, मैंने गलती से अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत यूज कर दी अभी। तो एफी कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारे पीछे। और तभी यहाँ पे गॉड अपने हाथ से साइटामा के ऊपर अटैक कर देता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि गॉड काफी जगह से जख्मी हो चुका है। एफी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने खतरनाक पंच के बाद भी वो जिंदा कैसे है। यहाँ पे जेनोस की हालत भी बहुत बुरी होती है और वो कहते हैं मास्टर। इधर गॉड कहता है कि इतना ताकतवर आदमी, लेकिन यहाँ पे गॉड अपने हाथों से बहुत सारे फायर बॉल्स बना देता है और वो कहता है कि ब्लैक होल भी हम गॉड को नहीं मार सकते हैं, तो तुम क्या चीज हो। वो अपनी फायर बॉल से साइटामा के ऊपर अटैक करता है और साइटामा यहाँ पे भाई जमीन के बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है। मैं क्या कहूँ, वो कोर तक पहुंचने वाला होता है और यहाँ पे आके रुक जाता है। वो यहाँ पे साइटामा मेंटल फ्लोर के ऊपर आ जाता है जो कि जमीन से 1850 किलोमीटर नीचे होता है। यहाँ पे एक क्रिस्टल केव होती है और इधर टेम्परेचर 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा होता है। यहाँ पे साइटामा की कॉस्ट्यूम पिघलने लग जाती है और वो मन में कहता है कि मेरा लक अच्छा था कि मैं कोर तक नहीं पहुंचा, शायद मुझे यहाँ से निकलने के बाद एक नई कॉस्ट्यूम खरीदनी पड़ेगी, क्या मुझे थोड़ा और सीरियस हो जाना चाहिए। यहाँ पे गॉड कहता है कि 4 डायमेंशनल जीव भी मेरे को नहीं हरा सकते हैं। मल्टीवर्स में कई ऐसे गॉड है जो कि मुझसे भी ज्यादा हायर डायमेंशन के हैं, जिनकी ताकत का सामना तो तुम कर ही नहीं सकते और उसके लिए तो तुम बस धूल मिट्टी के बराबर हो। यहाँ पे हमें एक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैलेक्सी का सीन दिखाया जाता है IC1101 और हमें बताया जाता है कि वो जिसका नाम हमें नहीं पता है वो एक असली मॉन्स्टर है और अंधेरे में रहता है। इधर हमें फिर से गॉड का सीन दिखाया जाता है और वो अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल बनाता है और कहता है कि इन सबको देखते हुए 3 डायमेंशनल क्रीचर्स को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है और उनमें से एक तरीका है सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दो। मैं हर एक जिंदा चीज को कण कण में बदल दूंगा। जैसे कि
गॉड हमेशा से करते आए हैं, जजमेंट। यहाँ पे गॉड अपना हाथ ऊपर करता है और ऊपर एक लाइट बीम जाती है और अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल सा बनने लग जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें ब्लिजर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि सिटी ए में होती है और वो मन में सोचती है कि मैं इतने समय से साइटामा से नहीं मिली, मैं उसको ब्लिजर्ड ग्रुप में कैसे ज्वाइन करवाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पे ब्लिजर्ड को तात्सुमाकी का मैसेज आता है और तात्सुमाकी मन में कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और वैसे भी फुबुकी किसी न किसी मुसीबत में पड़ी जाती है, तो शायद मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। भले मेरा दिमाग खराब होगा इस काम में, लेकिन चलते हैं, मैं भी वॉक ले लूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे तात्सुमाकी का हाथ डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है और मैं क्या बताऊं आपको, जैसे थैनोस चुटकी बजाता है और सबके सब लोग धूल से बन जाते हैं, वैसे यहाँ पे तात्सुमाकी के साथ होता है। वो बस सोचते रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। बाकी सब घरों में से भी ऐसी धूल मिट्टी निकलने लग जाती है। यहाँ पे फुबुकी होती है और वो भी डस्ट में बदल जाती है और वो साइटामा को मैसेज कर ही रही होती है। यहाँ पे हमें अर्थ का ही अननोन क्लिफ का सीन दिखाया जाता है और इधर मेरे ख्याल से ये ब्लास्ट बैठा होता है और वो कहता है कि हाँ अब तुम मुझे मिटाने वाले हो। हाँ, ये भी सही है। यहाँ पे हमें अलग अलग हीरोज का सीन दिखाया जाता है, ज़ॉम्बी मैन, पूरी प्रिजनर, टैंक टॉप मास्टर, किंग, पिग गॉड, फ्लैशी फ्लैश, डार्क शाइन, एटॉमिक समुराई, वॉच डॉग मैन, सिल्वर फैंग और चाइल्ड एम्परर। यहाँ पे गारो होता है और वो मन में सोचता है कि हमें इस बंदे को जल्द से जल्द रोकना होगा। वो कहता है ओ बिल्ली लड़की, वहाँ पे ऐसे खड़े खड़े देख क्या रही हो, तुम्हारे पास वो स्टोन है ना, उससे हम उसे रोक नहीं सकते, जल्दी बताओ। तो एफी मन में सोचती है हाँ इस समय मैं उस स्टोन के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हूँ। अगर इस समय मैं स्टोन का इस्तेमाल करके इसको कॉस्मिक एबिस में भेज दूंगी तो इससे मैं इस गॉड को मार सकती हूँ। यहाँ पे गारो उठता है और वो कहता है ठीक है मैं इसका ध्यान बटाऊंगा और बाकी काम तुम संभाल लेना। यहाँ पे गारो भागता हुआ जाता है और अपनी फुल फोर्स से जमीन पे कूद के उसमें अपना हाथ डाल के एक जमीन का बहुत बड़ा एरिया उठा लेता है और वो पूरा का पूरा एरिया वो गॉड की ओर फेंकता है। गारो ने यहाँ पे बड़ा सा पत्थर गॉड की ओर फेंका होता है। गॉड उसे अपने एक ही हाथ से चूर चूर करके रख देता है। यहाँ पे गारो अपने फुल स्पीड से गॉड की तरफ बढ़ता है और उछल के अपना गॉड स्लेयर फिस्ट इंस्टेंटेनियस स्ट्राइक्स अटैक करता है। यहाँ पे जब गारो अपना अटैक रोक देता है तो उसे दिखाई देता है कि गॉड के मुंह में यहाँ पे छेद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे गारो हिल नहीं पाता और तभी गॉड के मुंह से यहाँ पे फायर बीम बनने लग जाती है और गारो मन में सोचता है नहीं, इसका मतलब इसके मुंह में वो छेद मैंने नहीं किया था, बल्कि ये अटैक के लिए तैयार हो रहा था। कोई बात नहीं, बस मेरे को अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और अपनी ताकत और अपनी विल पावर से मैं इस ताकत से आजाद हो जाऊंगा। और यहाँ पे सक्सेसफुली गारो उसके अटैक से आजाद हो जाता है और उसकी फायर बीम से बच जाता है। यहाँ पे वो कूद के एक चट्टान के पीस पे आता है और फिर से उछल के गॉड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और गॉड यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम को रोक देता है और कहता है इस बार तुम बच के नहीं जा पाओगे। यहाँ पे अंधेरा होता है और साइटामा कहता है क्या अर्थक्वेक? मेरे को ऐसा लगा अर्थक्वेक आया, लेकिन कोई बात नहीं, उस बारे में मैं तब सोचूंगा जब मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें फिर से साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो इधर जंप करके ऊपर की ओर जाने लग जाता है। यहाँ दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे उसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और ऊपर काफी ज्यादा बादल बादल हो जाते हैं और बिजली भी कड़कने लग जाती है। गारो का काफी खून बह रहा होता है। गॉड उसे देख के कहता है कि तुम्हारे शरीर में से हर जगह से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी तुम गिरे नहीं। क्या तुम्हें इस खेल की आदत हो गई है क्या? लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का समय आ चुका है। तो गारो कहते हैं गॉड का तो पता नहीं, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। तो मेरी बात सुनो, जब तक मैं उससे लड़ नहीं लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ पे गॉड के पीछे से एफी आ जाती है और वो अपना स्पेस टाइम स्टोन गॉड के ऊपर अटैच कर देती है। यहाँ पे गारो भी अपने अटैक के लिए तैयार हो जाता है और अपना क्रॉस फैंग गॉड स्लेयर फिस्ट अटैक करता है। इधर गॉड एक अलग ही जगह पे आ जाता है और वो कहते हैं तुम कीड़े। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गॉड ने स्पेस टाइम स्टोन की सारी ताकत एब्जॉर्ब कर ली होती है। गॉड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये फालतू सा स्पेस टाइम स्टोन एक गॉड को हरा सकता है? और यहाँ पे गॉड हील होने लग जाता है और कहता है ये सारी चीजें स्पेस और टाइम मेरे कंट्रोल के अंदर ही है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लोग टाइम और स्पेस के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं, और जब उनकी पोजीशन चेंज होती है तभी हमें टाइम की वैल्यू मिलती है। हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक एटॉमिक मोशन में चल रहा है और एक दूसरे से वो सारे के सारे एटम्स इंटरैक्ट करते हैं। गॉड अपने दोनों हाथों को मिला के अटैक करता है और कहता है जितने भी लोग पैदा हुए थे वो कभी ना कभी तो मरेंगे ही। ताकतवर जीव कमजोर जीवों को मार देते हैं क्योंकि यही होना लिखा है। यहाँ पे गॉड एफी के ऊपर अटैक करता है और एफी जमीन पे गिरने वाली होती है, लेकिन उसको गिरने से पहले गारो यहाँ पे बचा लेता है और गॉड यहाँ पे कहता है अगर किसी भी कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनना है तो उसको कभी ना कभी हारना पड़ता है। तो गारो कहता है तुम ये कैसा बहाना हुआ दुनिया को तबाह करने का या फिर इतनी तबाही मचाने का? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तो गॉड कहता है क्यों? अच्छा तुम ये बताओ,
नेचर ही जीवों को रहने के लिए जगह बनाता है और उसके बाद उन्हीं जीवों को अपने नेचुरल डिजास्टर से मार देता है। सारे के सारे जीव जो भी जीते हैं वो कभी ना कभी मर ही जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एवोल्यूशन में काम आती है, एवोल्यूशन यूनिवर्स का, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशनल बीइंग के लिए होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में चलता रहता है और हमेशा चलता रहेगा जब तक इस यूनिवर्स का पूरी तरह से एवोल्यूशन नहीं हो जाता। गॉड वो ही इस भारी तबाही के पीछे है। हम ही है ब्रह्मांड को तबाह करने वाले और हमसे बच के तुम कहीं नहीं जा सकते। और हमारा अस्तित्व ही इसलिए है जिससे कि हम हर चीज को मिट्टी में मिला सके। यहाँ पे हमें पृथ्वी के 128 किलोमीटर नीचे का सीन दिखाया जाता है और इधर साइटामा कंटिन्यूअसली क्रस्ट की ओर यानी कि सरफेस की ओर बढ़ रहा होता है अपने लगातार पंचेस को मारते मारते। साइटामा मन में कहता है कि मुझे इस क्रस्ट को तोड़ने के लिए एक सही अमाउंट की फोर्स लगानी पड़ेगी, इस वजह से मेरे को सरफेस पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हमें गॉड का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि काफी समय हो गया, इससे पहले मेरे को इतना एक्साइटमेंट महसूस हुए लेकिन चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और इस प्लेनेट को अपना आखिरी वार दिखाऊंगा। यहाँ पे गारो कहता है हाँ, वैसे भी मैंने आज तक कभी भगवान पे भरोसा नहीं किया, तो जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं हारूंगा नहीं, अब आओ मेरे सामने। यहाँ पे गॉड अपना फायर बीम अटैक करता है और गारो यहाँ पे अपने दोनों हाथ सामने ले आता है और इधर भाई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इधर मतलब पृथ्वी के ऊपर ये क्या ही बताऊं मैं, आई एम स्पीचलेस। तो आगे यहाँ पे गारो खड़ा होता है। वो कहते हैं क्या मैंने इसको रोक दिया? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गारो जमीन पे गिर जाता है और उसके दोनों हाथ गायब हो चुके होते हैं। उसके आसपास यहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, वो कुछ कह रहे होते हैं। उसे साइटामा का सीन याद आता है। साइटामा कहता है कि किसी को मारने के लिए तुम एक रीजन ढूंढ रहे हो, ये तो गलत बात है। यहाँ पे एक और बंदा होता है, वो कहता है कि हो सकता है कि गारो फिर से मॉन्स्टर बन चुका है, इस वजह से हमें इसको मारना होगा। यहाँ पे गारो का आवाज सुनाई देती है, बेवकूफ डिसाइपल। तो यहाँ पे गारो अपने आप से पूछता है क्या ये कोई सपना है? मैं मरने वाला हूँ, ये जो अभी सब कुछ मैंने देखा ये कोई सपना था क्या, या फिर ये भी उस गॉड की ही कोई ताकत है? अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी को देखूं तो मैंने बहुत अजीब चीजें की है। मैं बेवकूफ था और एक लूजर भी, मैं अपने शरीर को नहीं हिला सकता, तो क्या मुझे हार मान जाना चाहिए? तभी वहाँ पे टारियो आता है। वो कहता है रुक जाओ, मिस्टर को परेशान मत करो, प्लीज मिस्टर को मारना मत। यहाँ पे टारियो रोने लग जाता है। वो कहता है ये अच्छी बात नहीं है, मिस्टर ने मेरी जान बचाई थी, वो एक हीरो है, आप मर नहीं सकते, मैं नहीं चाहता कि आप मरो। तो यहाँ पे गारो कहता है रो मत, तुम्हें ताकतवर रहना होगा क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें खुद ही ताकतवर बनना पड़ेगा जिससे तुम खुद को बचा सको, समझ आया? तो यहाँ गारो रोने लग जाता है। तो टारियो यहाँ पे चुप हो जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगी है। तो गारो कहता है भले ही ये मेरे अतीत का एक हिस्सा है लेकिन मेरे को हमेशा याद रहेगा, फिर चाहे कभी भी हो, सिर्फ तुम्हारी याद ही मुझे हमेशा सपोर्ट करेगी, शुक्रिया। तो यहाँ पे टारियो अपनी टी शर्ट उतारता है और कहता है कि बारिश में ऐसे बैठे रहोगे तो आपको जुकाम हो जाएगा, मैं आपको ये पहना देता हूँ। तो गारो कहता है चिंता मत करो, फिर चाहे मैं मर भी जाऊँ उसके बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैंने तुमसे वादा किया था। तो यहाँ पे टारियो जैसे ही गारो को वो टी शर्ट पहनाता है या फिर उसके ऊपर रखता है, वैसे ही गारो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे टारियो चिल्लाता रहता है मिस्टर मिस्टर, और गारो मन में कहता है अलविदा, और मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बारिश हो रही होती है और गारो इधर शायद मर चुका होता है और साइड में ही इधर स्पेस टाइम स्टोन गिरा होता है। इधर गॉड खड़ा होता है और तभी पीछे से एक एक्सप्लोजन होता है। हमें दिखाया जाता है कि साइटामा जमीन के ऊपर आ जाता है और वो काफी सीरियस लग रहा होता है। वो एक जंप लगाता है और एकदम गॉड के चेहरे के सामने आ जाता है। वो गॉड को इतना खतरनाक पंच करता है कि भाई गॉड जमीन पे नीचे गिरता है, वो भी सर के बल। और ये पंच इतना तगड़ा होता है कि इधर पूरी अर्थ पे अर्थक्वेक आ जाता है। यहाँ पे जब गॉड नीचे पड़ा होता है तो साइटामा फुल स्पीड में उसके चेहरे से उतरता है और नीचे उतर के उसे फिर से पंच मारता है। और ये पंच इतना पावरफुल होता है कि जो गॉड होता है वो अर्थ से तो भाई दूर ही चला जाता है, पता नहीं कौन सी प्लेनेट पे जाता है, शायद प्लूटो पे, और वहां जाके ठुकता है। यहाँ पे गॉड के हिस्से के टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं, या फिर मैं कहूँ उसकी बॉडी पे काफी क्रैक्स आ गए होते हैं और वो इस प्लेनेट पे पड़ा होता है। यहाँ पे वो खड़ा होता है और इधर उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से अलग अलग मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ग्राफीन पृथ्वी का सबसे ज्यादा ताकतवर मटेरियल माना जाता है और वो स्टील से भी 200 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर हम ग्राफीन की एक पतली सी शीट ले, बिल्कुल एक पेपर जितनी पतली, उसको भी तोड़ने के लिए 2 हाथियों के वेट जितनी ताकत चाहिए होगी। जहाँ पे डिकम्पोजिशन और रिकंस्ट्रक्शन से गॉड अपने शरीर पे एक ऐसा आर्मर बना लेता है जो कि ग्राफीन से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इधर वो अपने हाथ से एक होलोग्राम टाइप बनाता है सोलर सिस्टम का और यहाँ से वो साइटामा की यानी कि पृथ्वी की लोकेशन पता लगा लेता है। इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके गॉड को पता चल जाता है कि उसका दुश्मन कोई आम इंसान नहीं है। तभी यहाँ पे साइटामा आ जाता है और इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है।
है। यहाँ पे गॉड होता है, वो कहता है चलो अब थोड़ा सीरियस हो जाए 3D क्रीचर। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है कि साइटामा ने वो स्पेस टाइम स्टोन उठा लिया होता है और वो कहता है कि इस चीज को मैंने कहीं देखा है, ये तो शायद वही चीज है ना जो उस कैट गर्ल के पास थी। सही है। यहाँ पे गॉड अपनी फुल फोर्स से साइटामा के ऊपर पंच करता है और यहाँ पे साइटामा भी तैयार हो जाता है अपने पंच के लिए। उसने अपने हाथ में वो स्पेस टाइम स्टोन भी पकड़ रखा होता है। वो रेडी हो जाता है और कहता है किलर मूव, सीरियस पंच। और यहाँ पे वो गॉड के ऊपर सीरियस पंच मारता है और इधर भाई ये पूरी जगह ही तबाह हो जाती है। मैं जगह क्या कहूँ, ये पूरा प्लेनेट ही तबाह होने लग जाता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें एक बड़े से रोबोट का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस रोबोट के अंदर डॉक्टर कुसेनो होता है। वो उस रोबोट से बाहर निकलता है और जेनोस बोलता है डॉक्टर मुझे माफ करना, भले आपने मेरे को नए अपग्रेड्स दिए थे लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी टूट गया। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारा कोर सही सलामत है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि पृथ्वी को हुआ क्या। मुझे पता चला कि जमीन के बहुत नीचे काफी भूकंप से आ रहे थे और जब मैंने अपने जीपीएस सैटेलाइट से चेक किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। ऐसा हो कैसे सकता है, दुनिया भर के इंसान चले कहाँ गए। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे कंप्यूटर में कोई एरर आ गया है, लेकिन जब मैंने वेरीफाई किया तो मुझे पता चल गया ये सच है। सारे के सारे जीव जंतु इंसान गायब हो चुके हैं। तुम्हें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि तुम साइबरनेटिक हो। तो डीमन साहब पूछता है तो आप कैसे बच गए। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है क्योंकि मैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में था जिसमें रेडिएशन से बचने के लिए शील्ड लगी हुई है, शायद इसी वजह से मैं बच गया। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह से सारे लोगों को वापस लेके आऊँ। मेरे ख्याल से मैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का इस्तेमाल करके सबको वापस ला सकता हूँ। लेकिन तभी जेनोस कहता है डॉक्टर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कुसेनो भी बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है। यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि पूरा आतंक सा मच गया होता है और ये दोनों लड़ रहे होते हैं। इस वजह से पूरा यूनिवर्स तहस महस होना शुरू हो जाता है। इधर साइटामा होता है, वो कहता है तुम अभी भी थके नहीं, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो, चिंता मत करो, मेरे को जल्दी से घर जाना और गर्म पानी से नहाना है। यहाँ पे गॉड भाई पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है लेकिन धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। इधर वो जैसे ही हल्का से रिकवर हुआ होता है वो साइटामा के पास आता है और हमें दिखाया जाता है कि साइटामा इधर एक अलग ही जगह आ गया होता है और इधर बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप रखे होते हैं। इधर साइटामा जवान होना शुरू हो जाता है, उसके बाल आ जाते हैं, उसके पुराने कपड़े उसके शरीर पे आ जाते हैं। तो गॉड कहता है ये एक 4th डायमेंशनल स्पेस टाइम एरे है, यहाँ पे समय उल्टी दिशा में बहता है और यहाँ से कोई भी जीवित चीज बच के भाग नहीं पाई है जब तक वो कण कण में नहीं बदल जाती। इससे तुम्हारी पूरी तरह से मौत हो जाएगी। तो यहाँ पे गॉड देखता है कि अभी भी साइटामा खड़ा होता है और वो कहता है क्या ये बहुत अजीब है, अभी तक तो अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता या फिर कोई नॉर्मल जीव होता तो मिट्टी में बदल चुका होता, लेकिन ये तो साइटामा कहता है अच्छा मुझे समझ आ गया, तुम मेरे साथ टेट्रिस खेल रहे हो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि किंग के साथ साइटामा टेट्रिस खेल रहा होता है और किंग उसे सिखाता है कि ये गेम कैसे खेला जाता है। तो साइटामा कहता है किंग और मैं ये गेम बहुत खेलते थे लेकिन इस खेल को खेलने से मेरे को बहुत नींद आती थी। मुझे खेलते खेलते ये पता चल गया कि इसकी ट्रिक्स क्या है, जैसे कि सारे ब्लॉक्स को सेंटर में ही रखो, लेकिन इस गेम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें फास्ट होना होता है। भले एक बंदे के लिए फास्ट होना अच्छी बात नहीं है लेकिन यही एक तरीका है जीतने का, स्पीड ही असली किंग है। चलो फिर कोशिश करते हैं। यहाँ पे साइटामा फुल स्पीड में भागना शुरू करता है और वो इधर सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़ देता है, तबाही मचा देता है और अपना सीरियस स्प्रिंट मारता है। इस पूरी जगह की ऐसी तैसी हो जाती है और वो फाइनली दोबारा से गंजा हो जाता है, यानी कि अभी के टाइम में आ जाता है और उसने ये सारा का सारा बैरियर तोड़ दिया होता है। साइटामा ने लाइट की स्पीड को टच कर लिया होता है, इसलिए वो आजाद हो जाता है और इधर वो रुकता है और गॉड को देखते साथ वो यहाँ पे अनलिमिटेड पंचेस गॉड के ऊपर करता है। गॉड कहता है जैसे ही तुम अपने मुक्कों की स्पीड 1 माइक्रोसेकंड से भी कम करोगे वैसे ही मैं यूनिवर्स के किसी कोने में रिकवर होने चला जाऊंगा। गॉड कभी भी मर नहीं सकता और तुम। यहाँ पे साइटामा कहता है हे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मैंने कहा तुम्हारा खेल खत्म। यहाँ पे साइटामा अपना सीरियस पंच गॉड पे मारता है और भाई हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गैलेक्सी में इतना तगड़ा एक्सप्लोजन होता है कि भाई सब कुछ वाइट वाइट हो जाता है और सपाट हो जाता है और इधर साइटामा ही अकेला खड़ा होता है। तो दोस्तों ओपीएम वर्सेस गॉड तो खत्म हो चुकी है, इतने ही पार्ट थे। अब आप मुझे आगे सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।